पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी वर्क कैसे करती है और आपने इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडी की डाटा वैलिडेशन कैसे करनी है पाइडेंटिक मॉडल्स के थ्रू। आज की वीडियो में भी हम पाइडेंटिक मॉडल्स ही देख रहे होंगे, लेकिन आज हम इनकमिंग रिक्वेस्ट के बजाय आउटगोइंग रिस्पॉन्सेज की जो डाटा वैलिडेशन है उसके बारे में देखेंगे कि वो अपने पाइडेंटिक मॉडल्स के थ्रू कैसे करनी है। वैसे तो दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है, तकरीबन थोड़ा सा बीच में फ़र्क आता है, वो थोड़ा सा फ़र्क समझेंगे और हम पाइडेंटिक मॉडल्स को मज़ीद थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने इतना कोड लिखा था। हमारे पास एक सिंपल रूट एंड पॉइंट था जिसके ऊपर हम डाटा भेज रहे थे, उसको प्रिंट करा रहे थे और रिस्पॉन्स में उसी डाटा को वापस भेज रहे थे। तो आखिर रिस्पॉन्स मॉडल्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? जब हम इनकमिंग डाटा को वैलिडेट कर रहे हैं तो आउटगोइंग डाटा को वैलिडेट करने की ज़रूरत ही क्या है? हमें क्या ज़रूरत है कि हम देखें कि भाई जो आउटगोइंग डाटा है वो सही तरीके से फॉर्मेटेड है या नहीं। तो वो भी मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि उसकी ज़रूरत क्या है। मैं क्या करूँगा, इस वैलिडेशन क्लास को इधर से हटाऊँगा और इसको भी यहाँ से हटा दूँगा और एक न्यू क्लास बना के उसको यूज़ करूँगा। फ़िलहाल मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करूँगा और इधर अपनी न्यू क्लास बनाऊँगा एक यूज़र की। हमारी यूज़र की क्लास होगी यूज़र डाटा, जो कि इनहेरिट करेगी बेस मॉडल से, और इसके अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स होंगे। एक यूज़र की आईडी होगी जो कि इंटीजर होगा, फिर यूज़र का नेम होगा जो कि स्ट्रिंग होगी हमारे पास, फिर यूज़र की एज जो कि इंटीजर होगी, और फिर हमारे पास पासवर्ड आएगा जो कि स्ट्रिंग होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर कह देंगे कि भाई एक यूज़र हमारे पास आएगा जिसकी टाइप क्या होगी, यूज़र डाटा की, और हम क्या करेंगे उसी यूज़र को ना रिटर्न कर देंगे जो आया होगा हमारे पास सेम टू सेम। और इधर मैं क्या करूँगा, इसको रन कर लूँगा। रन किस तरह करते हैं, हमेशा की तरह यूविकॉन के साथ, यूविकॉन मेन ऐप और रिलोड। मेरा सर्वर रन हो गया। अब मैं एक न्यू रिक्वेस्ट भेजूंगा इसको। रिक्वेस्ट के अंदर मैं इसको क्या डाटा दूंगा, मेरे पास 4 एट्रीब्यूट्स थे ना, तो मैं उन चारों का ही डाटा इसको दे दूंगा। एट्रीब्यूट्स क्या थे, आईडी इसको 1 दे देंगे, नेम था मेरे पास, नेम इसको दे देंगे कुछ भी, फिर हमारे पास एज थी, एज भी इसको कुछ भी दे देंगे, और फिर हमारे पास था पासवर्ड। इसको मैं सेंड करूंगा तो मेरे पास एक एरर आ गया क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड की वैल्यू तो दी नहीं, तो मैं पासवर्ड इसको कुछ भी 1 2 3 4 दे दूंगा। ये करके मैं दोबारा सेंड करूंगा तो मेरे पास मेरा वही डाटा रिस्पॉन्स में वापस आ गया। तो इसका नुकसान क्या हुआ हमारे पास, नुकसान हमारे पास मेनली यही हुआ कि आपने देखो पासवर्ड भेजा था अपने जेसॉन डाटा के अंदर और उसने रिस्पॉन्स में हमारा सेंसिटिव डाटा भी रिटर्न कर दिया। तो रिस्पॉन्स मॉडल्स की ज़रूरत ही यहाँ पर आती है जब आपने ना जो डाटा रिटर्न करना हो उसके अंदर कमी बेशी करनी हो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप इनकमिंग रिक्वेस्ट की जो बॉडी होती है उसके लिए एक अलहदा मॉडल बना लेते हो, और जो रिस्पॉन्स आप रिक्वेस्ट का सेंड कर रहे होते हो उसके लिए आप एक अलहदा मॉडल बना लेते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास जो डाटा आया होता है आप उसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स निकाल लेते हो या कुछ और मजीद ऐड करके ना यूज़र को रिटर्न में भेज देते हो उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में होता कैसे है। तो आपने रिस्पॉन्स की वैलिडेशन के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले तो यही हो गया ना कि आपने एक अलहदा मॉडल बना लिया उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स मॉडल बना लेंगे इधर, वो भी बेस मॉडल से इनहेरिट करेगा, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 के बजाय ना 3 एट्रीब्यूट्स डाल देंगे। ये वाले ये डाल लिए इधर। और अब मैं क्या करूँगा, इधर मैं अपने डेकोरेटर के अंदर ही इसको बता दूंगा कि भाई मेरा जो रिस्पॉन्स मॉडल है वो किस तरह का दिखेगा। रिस्पॉन्स मॉडल में मैं इसको रिस्पॉन्स मॉडल अपना दे दूंगा। अब दोबारा इसको सेव करूंगा और अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो ये देखना, जो मेरे मॉडल का पार्ट नहीं था इधर, पासवर्ड मेरे मॉडल का पार्ट नहीं था, तो इसने क्या किया, पासवर्ड को वहां से रिमूव कर दिया, बाकी तीनों एट्रीब्यूट्स को वहीं रहने दिया। बस सिर्फ मुझे करना क्या पड़ा, मुझे एक सेपरेट मॉडल बनाना पड़ा उसके लिए और उसके अंदर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को निकालना पड़ा। अब इधर ना एक और मज़े की बात यह है कि आपका जो डाटा है ना वो लाजमी नहीं कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, आप इसको डिक्शनरी की फॉर्म में भी रख सकते हो। वो कैसे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर एक न्यू लाइन में अपनी एक डिक्शनरी बना लूँगा, न्यू डिक्ट, और ये इक्वल होगी किसके, इसको मैं 3 कीज़ दूंगा जो हमारे मॉडल के साथ मैच करती है, आईडी, नेम और एज। एग्जैक्ट यही वाली कीज़ दूंगा। तो इधर से मैं इसकी टाइप हिंटिंग हटा दूंगा और इसको रैप कर लूँगा स्ट्रिंग कोटेशंस में, और इनको मैं कोई वैल्यू दे दूंगा। आईडी 1 हो गई, नेम हमारे पास उस्मान हो गया, उस्मान, और एज हमारे पास हो गई 22, और इसकी मैं इंडेंटेशन थोड़ी सी सेट कर लूँगा
और अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र के बजाय न्यू डिक्ट को अपने रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा। तो इस तरह करने से जब इधर देखना भी मैं इसको डाटा भेजूंगा तो रिस्पॉन्स में इसने जो मुझे डाटा दिया उसकी फॉर्मेटिंग अभी भी सही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फास्ट एपीआई हमेशा की तरह आपको आसानी प्रोवाइड करते हुए आपकी डिक्शनरी को ऑटोमेटिकली मैप करता है आपके मॉडल के ऊपर। अगर उसकी कीज़ एट्रीब्यूट्स के साथ मैच करती हैं तो ये उसको जेसॉन में कन्वर्ट करके एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। आपके लिए कोई मसला नहीं बनाता। तो या तो आप रिस्पॉन्स जो है अपना ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेंड कर सकते हो, मॉडल के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, या तो आप अपना रिस्पॉन्स डिक्शनरी की फॉर्म में सेंड कर सकते हो, लेकिन डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो आपके मॉडल के एट्रीब्यूट्स के साथ मैच करनी चाहिए। अब इधर हम इतनी देर से देख रहे हैं कि हम सिंगल ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपने नेस्टेड डाटा कैसे सेंड करना होता है एज ए रिस्पॉन्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे को यहाँ से हटाऊँगा और मैसेज वैलिडेशन की एक क्लास बना लूँगा। क्लास होगी हमारी मैसेज वैलिडेशन, और ये भी इनहेरिट करके हमेशा की तरह बेस मॉडल से, और इसको मैं कुछ एट्रीब्यूट्स दूंगा। इधर इसको रिस्पॉन्स मॉडल बता दूंगा कि रिस्पॉन्स मॉडल मेरा क्या होगा। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो मेरा एंड पॉइंट है ये क्या करे, इस पर जब कोई रिक्वेस्ट आए तो ये मेरे एक स्पेसिफिक यूज़र के सारे मैसेजेस रिस्पॉन्स में सेंड कर दें। तो अब सारे मैसेजेस जब सेंड करने होंगे तो यकीनन आपका डाटा एक लिस्ट की फॉर्म में होगा। लिस्ट किस चीज़ की होगी? लिस्ट होगी आपकी मैसेजेस की, और मैसेजेस के लिए हमने एक मॉडल बनाया है मैसेज वैलिडेशन का। तो इधर हमें डेकोरेटर के अंदर इसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी जो मैसेज वैलिडेशन की क्लास है ना, जो मॉडल है मेरा डाटा उस टाइप का होगा, लेकिन ये जो मैसेज वैलिडेशन है ये सिर्फ एक मैसेज वैलिडेशन नहीं होगी, ये हमारी लिस्ट होगी पूरी। यानी एक लिस्ट होगी जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस होंगे जिसको हम एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर रहे होंगे। तो इधर मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी पैरामीटर का यूज़ कर लूँगा यूज़र आईडी का, जो कि इंटीजर होगी। फिर मैं क्या करूँगा, इधर एक लिस्ट बना लूँगा डिक्शनरीज की, ऑल मैसेजेस, ये मेरी लिस्ट हो गई। अब इसी लिस्ट को मैं सेंड करूँगा इधर ऑल मैसेजेस को, लेकिन सेंड करने से पहले मैं इन मैसेजेस के अंदर कुछ डाटा ऐड कर लूँगा। तो डाटा ऐड करने के लिए हमारा मॉडल या स्कीमा कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, अभी तक हमने ना ORMs नहीं पढ़े ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए, लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो आपके पाइडेंटिक के मॉडल्स होते हैं ना, इनको आप मॉडल्स नहीं कहते, इनको आप स्कीमाज कहते हो। मॉडल्स असल में आपके SQL एल्केमी में डेटाबेस के मॉडल्स होते हैं, टेबल्स के। ये आपके मॉडल्स नहीं होते, स्कीमा होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इसको मॉडल कह भी लो तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इधर हम क्या करेंगे, इसको एक दो एट्रीब्यूट दे देंगे। जैसे हमारे पास मैसेज ID हो गई, उसकी टाइप होगी इंट, और हमारी मैसेज बॉडी होगी जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। तो इधर मैं इसको मल्टीपल डिक्शनरीज दे दूंगा, और हर एक डिक्शनरी में हमारे पास मैसेज ID होगी। मैसेज ID होगी जैसे 1 हो गई, और मैसेज बॉडी होगी, मैसेज बॉडी जो कि होगी बॉडी 1। अब इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा नीचे 2 से 3 बार, 1 2 3 4 बार कॉपी कर लिया। इसको मैं इधर से चेंज करके कर दूँगा 2, इसको 3, इसको 4, और इनकी IDs को भी चेंज कर लूँगा और इसको सेव कर लूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू रिक्वेस्ट भेजूँगा, लेकिन इधर क्या करूँगा, एक क्वेरी पैरामीटर का यूज़ कर लूँगा। क्वेश्चन मार्क, मेरा क्वेरी पैरामीटर क्या था, मेरी यूज़र की ID। तो यूज़र की ID क्या होगी, यूज़र ID इक्वल्स टू 1। वैसे ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ कर लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने अपना क्वेरी पैरामीटर यूज़ किया और ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया, जो कि क्या था, लिस्ट ऑफ मैसेज वैलिडेशन मॉडल, या इसको हम मैसेजेस भी कह सकते हैं या सिंपल मैसेज भी कह सकते हैं मैसेज वैलिडेशन के बजाय, क्योंकि ये थोड़ा सा बेहतर लगेगा। तो ये क्या होगा, हमारा लिस्ट ऑफ मैसेजेस। तो इस तरह आप अपनी लिस्ट के अंदर अपने मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास मल्टीपल एंड पॉइंट्स हो तो आप हर एक एंड पॉइंट के लिए अलग मॉडल बना सकते हो। जितने भी मॉडल्स आप बनाना चाहो आप बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती मॉडल्स बनाने के ऊपर। मॉडल्स कह लो या स्कीमा कह लो। तो आपको बात तो समझ आई गई होगी कि मॉडल्स यूज़ किस लिए होते हैं। मॉडल्स आपके यूज़ होते हैं आपके डाटा को वैलिडेट करने के लिए कि उनका फॉर्मेट सही है या नहीं है, यानी उनके अंदर कोई स्पेसिफिक डाटा मिसिंग तो नहीं है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं जाके पढ़ा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ना प्रोजेक्ट के साथ ये सारी चीज़ें समझाऊँ। जब हम एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, तो उस वक्त जब आप ये चीज़ें समझोगे ना कि किधर इंप्लीमेंट होती हैं, तो उधर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि अच्छा ये इधर इंप्लीमेंट होती है। तो अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि एक चीज़ वर्क किस तरह करती है और क्यों यूज़ होती है। तो हमने रिस्पॉन्स मॉडल्स देख लिए कि किस तरह आप एक सेंड होते हुए रिस्पॉन्स को वैलिडेट कर सकते हो, यानी उसको चेक कर सकते हो। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो हमेशा हमें इधर कोई ना कोई स्टेटस कोड शो करता है।
जब हमारे पास कोई एरर आ जाता है, जैसे मैं इधर इस क्वेरी पैरामीटर को गलत कर देता हूँ तो हमारे पास कुछ और स्टेटस कोड आता है, जैसे 422 का आया, लेकिन जब ये डाटा मेरा सही होता है तो ये मुझे 200 का दे रहा है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा एंड पॉइंट दे देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये मुझे 404 का एरर दे रहा है। तो इन सारे स्टेटस कोड्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार ना इन सब का ओवरव्यू दे देता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो स्टेटस कोड्स हैं उनका मतलब क्या होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि स्टेटस कोड्स का मतलब क्या होता है, क्यों यूज़ होते हैं। तो आपके पास ना स्टेटस कोड्स की कुछ रेंजेस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक रेंजेस होती हैं। जैसे अभी हमने इधर देखा, आपके पास ये 404 का एरर आया, तो रेंज आपकी जो स्टेटस कोड्स की होती है वो क्या होती है? हंड्रेड्स में होती है। जैसे हमारे पास पांच रेंजेस है स्टेटस कोड्स की, वो रेंजेस क्या है मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो हमारे पास जो पहली रेंज आती है स्टेटस कोड्स की वो आपकी होती है हंड्रेड्स में, यानी 100 और 100 प्लस वाली 200 से कम तक, लेस देन होगी आपके पास 200। पहली रेंज आपकी स्टेटस कोड्स की होती है ये वाली। दूसरी रेंज आपकी होती है जो 200 से स्टार्ट होती है। ये सारे नंबर्स नहीं होते, यानी 200, 10, 15 ये सारे नहीं होते, 6 से 7 हर एक में होते हैं जो यूज़ होते हैं मैक्सिमम। तो दूसरी रेंज आपकी 200 की होती है, 200 वाली होगी। तीसरी आपकी 300 वाली होती है। चौथी जाहिर सी बात है 400 वाली आपकी होगी, और 500 वाली आपकी होगी। तो ये जो 5 रेंजेस हैं आपकी स्टेटस कोड्स की, 100 वाली, 200 वाली और 3, 4 और 500 वाली, इन हर एक रेंज वाले जो स्टेटस कोड्स हैं इनका डिफरेंट मीनिंग होता है और ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि हर एक रेंज किस लिए यूज़ होती है, और फिर उस रेंज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, यानी जो रेंजेस हम पढ़ेंगे उस रेंज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। तो आपकी जो हंड्रेड्स वाली रेंज है ना, ये आपकी इंफॉर्मेशनल रेंज होती है। ये वाले जो स्टेटस कोड्स होते हैं ये आपको आपकी रिक्वेस्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद हुआ कि भाई आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास रिसीव हो गई है और रिक्वेस्ट को हम सॉल्व करते हुए या प्रोसेस करते हुए हमने कुछ एडिशनल काम किए। जैसे कि आपने HTTP एक रिक्वेस्ट भेजी और उसने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, लेकिन उसने प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, किसमें? TCP में, या आपका HTTPS में उसने प्रोटोकॉल चेंज कर लिया। तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि भाई आपका काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ना हमने ये वाला भी काम कर लिया छोटा सा। फिर आपकी 200 वाली जो रेंज होती है वो आपके सक्सेस रेंज होती है, यानी जब भी आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है और उसकी टाइप बताई है उसने कि किस तरह प्रोसेस हुई है और क्या रिस्पॉन्स आया है, कि यानी आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सही तरीके से एक्सेप्ट हो गई है या क्या रिस्पॉन्स आया। तो ये आपकी सक्सेस वाली रेंज होती है, इसमें आपके पास कोई इशू नहीं आता, आपकी रिक्वेस्ट होती है वो सक्सेसफुली हैंडल हो जाती है। जो 300 वाली रेंज है ये सबसे ज़्यादा कम यूज़ होती है प्रोग्रामिंग में, यानी यूज़ होती है लेकिन बहुत कम होती है। ये होती है रीडायरेक्शन के लिए। जब भी आपकी रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट की जाती है किसी और एंड पॉइंट के ऊपर या किसी और सर्वर के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, मैंने गूगल को रिक्वेस्ट भेजी, गूगल वालों ने क्या किया, मेरी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दिया बिंग के ऊपर या किसी और सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए आपके 300 वाली रेंज यूज़ होगी। ठीक है, ये वाली रेंज आपकी यूज़ होती है रीडायरेक्शन के लिए। फिर आती है हमारे पास हमारी 400 वाली रेंज और 500 वाली रेंज। अब 400 वाली और 500 वाली जो है ये क्लाइंट और सर्वर से रिलेटेड होती हैं। 400 वाली जो होती हैं उनका क्या मतलब होता है, ये तब आती हैं जब आपके क्लाइंट ने ना कोई गलती कर दी हो, यानी जो बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारे सर्वर के ऊपर, जिसने हमारे एंड पॉइंट को कॉल किया, उसने बीच में कोई गलती कर दी रिक्वेस्ट भेजते हुए। जैसे कि उसने एंड पॉइंट ही गलत यूज़ कर दिया, अपना एंड पॉइंट गलत हो गया, या कोई क्वेरी पैरामीटर उसने नहीं दिया, पाथ पैरामीटर नहीं दिया, कुछ भी गलती क्लाइंट की तरफ से अगर हुई तो आपके 400 वाली जो रेंज है ये इन्वोक होती है। जैसे कि आपके पास सबसे कॉमन 404 एरर है, जिसमें अगर क्लाइंट किसी गलत एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दे तो उसको बता दिया जाता है कि भाई आपका जो एंड पॉइंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट फाउंड। तो इसमें गलती किसकी होती है? क्लाइंट की होती है कि भाई उसने गलत एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दी है। जो 500 वाली रेंज है ये होती है आपके सर्वर से रिलेटेड, जब आपका कोई सर्वर गलती कर दे, जैसे कोई सर्विस अगर अवेलेबल ही नहीं है तो उसके लिए भी आपकी 500 रेंज इन्वोक होगी। तो सर्वर से रिलेटेड जितनी भी इशू आएंगे, बैड गेटवे वगैरह हो गया, उसके लिए आप 500 की जो रेंज वाले कोड्स हैं वो यूज़ करोगे। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस है वो कौन सी है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है 200 वाली, 400 वाली और 500 वाली। ये जो 300 वाली होगी और 100 वाली होगी ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होती हैं, ये तकरीबन ना होने के बराबर यूज़ होती हैं, बहुत कम यूज़ होती हैं। लेकिन 200 वाली, 400 वाली और 500 वाली ये आपकी बार बार यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं।
तो हम इन्हीं रेंजेस को देख लेंगे कि इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टेटस कोड्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपनी 200 वाली रेंज। जो हमारी 200 वाली रेंज है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो 200 वाली जो रेंज है उसके अंदर आपके पास मेरे नज़र में चार हैं कोड्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका होता है 200 वाला स्टेटस कोड, एक आपका होता है 201 का स्टेटस कोड, 201 नॉट 2001। तीसरा आपका होता है 202 का स्टेटस कोड, और चौथा आपका होता है 204 का जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है। 200 वाला आपका किस लिए यूज़ होता है, ये आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा। ये डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड होता है जब आपकी रिक्वेस्ट कामयाब हो जाती है, सेंड हो जाती है और प्रोसेस हो जाती है। इसके रिस्पॉन्स में ज़्यादातर आपके पास ओके मैसेज आता है कि भाई जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो प्रोसेस हो गई है, सब ओके है। जो 201 वाला है ये तब यूज़ होता है जब आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजो कुछ डाटा क्रिएट करने के लिए और आपका वो डाटा क्रिएट हो जाए। जैसे आप डाटाबेस के अंदर एक न्यू एंट्री क्रिएट करना चाहते हो, यानी एक न्यू यूज़र ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने एक न्यू यूज़र का डाटा भेजा और वो सक्सेसफुली डाटा ऐड हो गया डीबी में। तो आप रिस्पॉन्स में 201 भेज देते हो कि सब ओके है, डाटा आपका ऐड हो गया, क्रिएट हो गया न्यू यूज़र। 202 आपका किस लिए यूज़ होता है, जब आप एक रिक्वेस्ट भेजो और वो एक्सेप्ट हो जाए बिना किसी दुश्वारी के। तो सिंपल डाटा आपने भेजा और वो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेड या कुछ इस तरह हो गया, तो उसके लिए यूज़ होता है। 204 किस लिए यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है जब आपका डाटा प्रोसेस हो गया लेकिन रिस्पॉन्स में कोई कंटेंट नहीं था सेंड करने के लिए। तो ये आपका होता है नो कंटेंट रिस्पॉन्स, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल, यानी इसमें कोई इशू नहीं आया लेकिन कंटेंट नहीं है कुछ। इसके बाद आती है हमारी 400 वाली रेंज। 300 वाली को हम नहीं पढ़ेंगे, वो रीडायरेक्शन वाली हैं, उनका इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। हमारी आती है 400 वाली रेंज और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अंदर भी 4 से 5 कोड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने ख़ास नहीं है जो यूज़ नहीं होते। तो सबसे पहला कोड है हमारा 400 का सिंपल, उसके बाद आता है हमारे पास 401 का, फिर हमारे पास आता है 403 का, फिर हमारे पास सबसे मशहूर 404 नॉट फाउंड का, फिर हमारे पास आता है 409 का। तो हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 कोड्स हैं 400 की रेंज के। 400 आपकी किसको रिप्रेजेंट करता है, बैड रिक्वेस्ट को। जब आप रिक्वेस्ट में कुछ गलत भेज दो, कुछ डाटा आपका सही ना हो, यानी कुछ फॉर्मेटिंग में आपके इशू हो, तो उसके लिए आपका बैड रिक्वेस्ट यानी 400 का स्टेटस कोड आता है। 401 किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है अनऑथराइज्ड के लिए, यानी जब आप एक रिसोर्स को यूज़ करने के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं हो। एडमिन्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपका जो स्टेटस है आप उस स्टेटस में उस रिसोर्स को नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि आप ओपन एपीआई का एंड पॉइंट को यूज़ कर रहे हो एआई इंटीग्रेशन के लिए और आप अपनी एपीआई की नहीं भेजते ना साथ, तो वो आपको बोलेगा कि भाई आप अनऑथराइज्ड हो, आप ऑथराइज्ड नहीं हो, आप इस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते, एपीआई की भेजो फिर आप ऑथराइज होगे। तो ये आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। फॉरबिडन भी तकरीबन इसके जैसा ही है। ये भी यूज़ तब होता है जब आप किसी रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते, सर्वर आपको अलाउ नहीं कर रहा, फॉरबिड कर रहा है आपको, तो ये फॉरबिडन के लिए यूज़ होता है। 401 और 403 तकरीबन सेम ही है। 404 जब कोई रिसोर्स एग्जिस्ट ना करती हो, कोई एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, नॉट फाउंड का ये नॉट फाउंड का। 409 आपका यूज़ होता है कन्फ्लिक्ट के लिए, जब आपकी रिक्वेस्ट में कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा हो सर्वर के साथ, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। फिर आ जाती है हमारी 500 की रेंज जिसके अंदर आपके सर्वर के इश्यूज आ जाते हैं। अब ये भी इतने ख़ास नहीं यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन यूज़ हो रहे होते हैं बाकी 300 वाली और 100 वाली के मुकाबले में। इसमें दो ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 500 वाला और एक 503 वाला। 500 वाला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके रिप्रेजेंट करता है इंटरनल सर्वर एरर को, यानी इंटरनली सर्वर के अंदर कुछ एरर आ गए, कोई मसला है जो रिजॉल्व कर रहे हैं आपके डेवलपर्स। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर, इससे मुझे वो याद आ जाता है इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल, अगर आपको समझ आई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और 503 आपका यूज़ होता है जब आपकी सर्विस अनअवेलेबल हो, यानी सर्वर आपको फ़िलहाल पे अपनी सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अनअवेलेबल सर्विस अनअवेलेबल के लिए 503 है, इंटरनल सर्वर एरर के लिए आपका 500 है, और बाकी ये 400 और 200 की रेंज वाले सारे हो गए आपके पास। तो अब हमने देख लिया कि भाई स्टेटस कोड्स आपके होते क्या हैं और यूज़ किस लिए होते हैं, कौन कौन से हैं, उनका मेन पर्पज़ क्या है। हम देख लेते हैं कि आप अपने स्टेटस कोड्स को अपने कोड के अंदर सेट कैसे कर सकते हो जब आप एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हो। तो इधर ना हमारे पास दो मेन टाइप्स आती हैं जिसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं अपने स्टेटस कोड्स। एक होते हैं आपके डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड्स
और एक होते हैं जो एक्सेप्शन के केस में आप सेट करते हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट में अगर कोई एरर ना आया तो आप उनको एज अ डिफ़ॉल्ट सेंड कर दोगे यूज़र को। और एक्सेप्शन वाले क्या होते हैं कि अगर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए आपके पास कोई एरर आ गया तो आप एक एक्सेप्शन रेज करोगे और उसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक स्टेटस कोड सेट करोगे। तो हम दोनों को देख लेंगे कि दोनों आपने किस तरह करने होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें इधर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फास्ट एपीआई से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टेटस को, और इधर से ही आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTP एक्सेप्शन को। तो ये स्टेटस आपका यूज़ होता है आपके स्टेटस कोड्स के लिए, कोड यानी नंबर्स को सेट करने के लिए, और एक्सेप्शन तब आप रेज करते हो जब आपके पास कोई एरर आ जाए। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड आपने कैसे सेट करना है। डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड को आप सेट करते हो अपने डेकोरेटर के अंदर। इधर आपके पास एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है स्टेटस कोड, और उसमें आप बता देते हो इसको कि आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड क्या होगा। जैसे कि अगर इधर मैं कोई नया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा स्टेटस कोड क्या होगा, 201 होगा। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट में स्टेटस डॉट 201 का स्टेटस कोड दूंगा। लेकिन 201 आपका रिप्रेजेंट कैसे होता है, क्रिएटेड से, HTTP 201 क्रिएटेड, इससे आपका 201 वाला रिप्रेजेंट होता है। तो स्टेटस डॉट HTTP अंडरस्कोर 201 अंडरस्कोर क्रिएटेड आप यूज़ करोगे और ये ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्स में 201 सेट कर देगा अगर कोई इशू ना आया। लेकिन अगर कोई इशू आया, कोई एरर आया, उस केस में आपने क्या करना होगा, आपने एक एक्सेप्शन रेज करनी होगी। उसके लिए आप ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक यूज़ कर लोगे। तो हम इधर ट्राई के ब्लॉक में इसको रैप कर लेंगे और इधर एक्सेप्शन के केस में एक एक्सेप्ट का ब्लॉक यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम रेज करेंगे HTTP एक्सेप्शन को। अब ये HTTP एक्सेप्शन लाजमी नहीं कि आप एक्सेप्ट ब्लॉक में ही रेज करो, आप ट्राई में भी रेज कर सकते हो। जिधर आपका इशू आ जाए उधर आप रेज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इधर एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई अगर आपका ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुल ना हो तो आप HTTP एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो। इधर हम इसको एक बॉडी और स्टेटस कोड देते होते हैं, तो हम इसको स्टेटस कोड दे देंगे। कोड क्या होगा, स्टेटस डॉट 404 का दे देंगे, नॉट फाउंड का, नॉट फाउंड 404 ये इसको दे देंगे। और फिर उसके बाद हमने इसको डिटेल देनी होती है कि भाई किस चीज़ का एरर था। तो हम बता देंगे कि भाई यूज़र नॉट फाउंड, और ये हो जाएगी हमारी एक्सेप्शन। तो अब जब भी मैं रूट एंड पॉइंट के ऊपर कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा और वो सक्सेसफुल होगी तो उस केस में मेरा जो रिस्पॉन्स आएगा वो 201 का होगा, पहले 200 का आ रहा था। और अगर कोई एरर होगा तो उस केस में 404 का रिस्पॉन्स आएगा। मैं थंडर क्लाइंट ओपन करूंगा, इसको इधर से सेंड करूंगा, तो ये देखो मेरे पास अब एरर की केस में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, 404 का। लेकिन अगर मैं इसको सही डाटा भेजूं तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, 201 का, क्रिएटेड का। और अगर मैं इधर से इस डिफ़ॉल्ट वाले को हटा के इसको सेव करूं, दोबारा इसको भेजूं, तो देखो 200 ओके का आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा हूं तो फिर उस केस में मेरे पास वही डिफ़ॉल्ट वाला आ रहा है जो मैंने सेट किया था। तो इस तरह आप अपने स्टेटस कोड्स को सेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि आपने अपने रिस्पॉन्स डाटा को कैसे वैलिडेट करना है, कैसे आपने मॉडल्स यूज़ करने हैं, स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटस कोड्स कौन से हैं, और आपने अपने रिस्पॉन्स में कस्टम स्टेटस कोड्स कैसे सेट करने हैं। हमने अपने पाइडेंटिक स्कीमाज या मॉडल्स को भी बहुत डेप्थ में नहीं देखा, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक काम क्यों होता है और कैसे होता है। लेकिन आने वाली वीडियोस में जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो फिर उस वक्त हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, उस वक्त आपको सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।